मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है सिंपल एसी सर्किट यानी सामान्य प्रत्यावर्ती धारा परिपथ। तो देखिए इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है। ये बिल्कुल समझने वाला टॉपिक है, अच्छे से इसको समझिए। फर्स्ट पॉइंट है करेंट अपोजिंग प्रॉपर्टी। जब भी किसी पदार्थ से होकर करंट फ्लो होता है तो वह पदार्थ वह सब्सटेंस उस करंट का विरोध करता है। इस प्रॉपर्टी को हम करंट अपोजिंग प्रॉपर्टी कहते हैं और यह प्रॉपर्टी तीन टाइप का होता है। पहला होता है रेसिस्टेंस, जिसको आर से हम लोग डिनोट करते हैं, इसको प्रतिरोध कहते हैं। दूसरा होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, जिसका सिंबल है एक्सएल। ये एल सफिक्स है जो एक्स के नीचे लगा हुआ है, ये अलग से ये एक्स इंटू एल नहीं है, ये एक्सएल एक सिंबल है। इसका नाम है इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसको कहते हैं प्रेरकीय प्रतिघात और एक्सएल का फॉर्मूला होता है ओमेगा एल। और तीसरा होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जिसका सिंबल है एक्ससी, इसको बोलते हैं संधारित्रीय प्रतिघात। एक्ससी का फॉर्मूला होता है 1/ओमेगा-c। अब सवाल है ये तीनों चीज है क्या। तो आप जानते हैं जब भी किसी रेसिस्टर से ये रेसिस्टर है, रेसिस्टर का सिंबल है, जब भी किसी रेसिस्टर से करंट फ्लो होता है तो चाहे एसी करंट फ्लो हो या डीसी, वो कुछ ना कुछ उसका अपोज करेगा। उसी करंट अपोजिंग प्रॉपर्टी को रेसिस्टेंस कहते हैं। इसका मतलब रेसिस्टर में जो करंट अपोजिंग प्रॉपर्टी होता है उसको रेसिस्टेंस कहते हैं। और हर एक करंट का कुछ ना कुछ फ्रिक्वेंसी होता है, ध्यान से समझिए। जैसे डीसी करंट है तो डीसी करंट जो होता है वो जनरली कांस्टेंट होता है, उसका कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होता है, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी जीरो होती है। लेकिन एसी करंट की तो फ्रीक्वेंसी होती है। एसी करंट तो लगातार क्या होता है, चक्कर लगाता है, तो वह 1 सेकंड में जितना बार चक्कर लगाएगा दैट इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। जैसे हम बोलते हैं 50 हर्ट्ज एसी करंट, 50 हर्ट्ज की प्रत्यावर्ती धारा, 50 हर्ट्ज एसी करंट। इसका मतलब 50 हर्ट्ज का मतलब हो गया 50 साइकिल पर सेकेंड। 1 सेकेंड में यह एसी करंट 50 चक्कर लगाएगा, इसी को कहते हैं 50 हर्ट्ज एसी करंट। अब देखिए जैसे हर एक रेसिस्टर में करंट अपोजिंग प्रॉपर्टी होता है जिसको रेसिस्टेंस कहते हैं, वैसे हर एक इंडक्टर में, ये इंडक्टर है, इस इंडक्टर में भी करंट अपोजिंग प्रॉपर्टी होता है जिसको हम इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल कहते हैं। और कैपेसिटर में भी करंट अपोजिंग प्रॉपर्टी होता है जिसको हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्ससी कहते हैं। एक्सएल का फॉर्मूला हो गया ओमेगा एल। इंडक्टर से जब भी करंट फ्लो होगा, चाहे एसी करंट फ्लो हो या डीसी करंट, तो वह उस करंट का अपोज करेगा। उसी करंट अपोजिंग प्रॉपर्टी को हम इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल कहते हैं और एक्सएल का फॉर्मूला है ओमेगा इंटू एल। उसी तरह से जब कैपेसिटर से करंट फ्लो होता है तो वह भी उसका अपोज करता है। उसी करंट अपोजिंग प्रॉपर्टी को कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं एक्ससी, और एक्ससी का फॉर्मूला होता है 1/ओमेगा-c। आर डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट। आर का वैल्यू करंट की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता। रेसिस्टेंस जो होता है वह करंट के फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता, तो चाहे एसी करंट हो या डीसी, आर का वैल्यू फिक्स रहेगा। लेकिन एक्सएल जो होता है यानी इंडक्टर का जो करंट अपोजिंग प्रॉपर्टी होता है जिसको हम इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं, वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है और कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा इंडक्टिव रिएक्टेंस उतना अधिक होगा, और जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा, इस ओमेगा को एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं, उतना कम कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगा। तो एक बार फिर से क्लियर कर दें, रेसिस्टर, यह है इंडक्टर और यह है कैपेसिटर। रेसिस्टर से कोई भी करंट फ्लो होगा तो वह उसका अपोज करेगा, इस प्रॉपर्टी को रेसिस्टेंस कहते हैं जो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता। इंडक्टर से कोई भी करंट फ्लो होगा तो वह उसका विरोध करेगा, इस प्रॉपर्टी को इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। इसका सिंबल है एक्सएल, एक्सएल का फॉर्मूला हो गया ओमेगा एल। और कैपेसिटर से जब भी कोई करंट फ्लो होगा तो वह उस करंट का अपोज करेगा, उस करंट अपोजिंग प्रॉपर्टी को कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं एक्ससी, इसका फॉर्मूला होता है 1/ओमेगा-c। अब ध्यान दीजिए, जैसे आर का ऐसा यूनिट ओम होता है वैसे एक्सएल का भी ऐसा यूनिट ओम होता है और एक्ससी का भी ऐसा यूनिट ओम होता है। इसका मतलब यह तीनों जो धारा विरोधी गुण है, करंट अपोजिंग प्रॉपर्टी है, इसका ऐसा यूनिट ओम ही होता है।
सेकेंड पॉइंट है फॉर डीसी करंट, डीसी करंट के लिए फ्रीक्वेंसी 0 होता है, लेकिन एसी करंट के लिए फ्रीक्वेंसी 0 नहीं होता है। डीसी करंट चूंकि कांस्टेंट करंट होता है, यह ऑसिलेट नहीं करता, इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी 0 होती है, लेकिन एसी करंट की फ्रीक्वेंसी 0 नहीं होती है। यानी एसी करंट में कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होती है। तो रेसिस्टेंस आर का वैल्यू फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता। आर डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट। इसका मतलब डीसी हो या एसी, आर का वैल्यू फिक्स रहेगा। जैसे मान के चलिए इस रेसिस्टर का रेसिस्टेंस है 5 ओम। यहाँ पर देखिए डायग्राम में थर्ड पॉइंट में इस रेसिस्टर का रेसिस्टेंस कितना लिखा हुआ है 5 ओम। तो चाहे इससे डीसी फ्लो हो या एसी फ्लो हो, इसका रेसिस्टेंस 5 ओम ही रहेगा। ये सभी प्रकार के धाराओं के लिए इसका मान फिक्स रहेगा, ना ये बढ़ेगा ना ये घटेगा। लेकिन इंडक्टर है, इंडक्टर से जब भी कोई करंट फ्लो होगा तो वह उसका विरोध करेगा। इस करंट अपोजिंग प्रॉपर्टी को इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल कहते हैं। तो मान लीजिए एक्सएल का वैल्यू है 5 ओम। एक्सएल का वैल्यू कितना है 5 ओम। किसके लिए? एसी करंट के लिए। लेकिन अगर एसी करंट की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें, क्योंकि एसी करंट में भी अलग अलग फ्रीक्वेंसी की एसी करंट होती है। कोई एसी करंट है जिसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, कोई एसी करंट है उसकी फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज है, किसी एसी करंट की फ्रीक्वेंसी और अधिक है 100 हर्ट्ज। तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी की एसी करंट होती है, लेकिन डीसी करंट की फ्रीक्वेंसी 0 होती है। तो अगर डीसी करंट इससे पास होगा तो एक्सएल का वैल्यू कितना होगा? तो एक्सएल का फॉर्मूला है ओमेगा इंटू एल, यानी फ्रीक्वेंसी इंटू इंडक्टेंस। अब डीसी करंट की फ्रीक्वेंसी होती है 0, तो एक्सएल का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। इसका मतलब डीसी करंट के लिए एक्सएल 0 होता है, याद रखिए। इसका मतलब डीसी करंट जब इस इंडक्टर से फ्लो होगा तो यह किसी भी प्रकार का कोई भी विरोध नहीं करेगा। लेकिन ध्यान दीजिए, यह इंडक्टर वायर से बना है, किसी तार से बना है, और हर एक तार में, हर एक मेटेलिक वायर में कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होता है, चाहे वो 1 ओम हो या 0.1 ओम हो या कितना भी कम क्यों ना हो, तो वो रेसिस्टेंस इसमें होगा। यानी इंडक्टर में 2 प्रकार का करंट अपोजिंग प्रॉपर्टी देखने को मिलता है। एक थोड़ा बहुत रेसिस्टेंस होता है चूंकि ये वायर का बना है, और मेनली इसमें इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है। मेनली इसमें कौन सा रिएक्टेंस होता है? इंडक्टिव। तो जब जैसे इससे डीसी करंट फ्लो होगा, तो डीसी करंट जब फ्लो होगा, अगर इसका रेसिस्टेंस 0.1 ओम है तो वो 0.1 ओम रहेगा ही। लेकिन डीसी करंट के लिए एक्सएल का वैल्यू 0 होता है, यहाँ लिखा हुआ फॉर डीसी करंट एक्सएल इक्वल टू 0। लेकिन एसी करंट के लिए एक्सएल का वैल्यू कुछ ना कुछ होगा। जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा एसी करंट का, एक्सएल का वैल्यू उतना अधिक होगा। यानी ये वेरी करेगा फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, ये वेरिएबल है। अब देखिए कैपेसिटर, डीसी करंट के लिए फ्रीक्वेंसी 0 होता है, तो जब यहाँ पर 0 डालिएगा तो 1/0 कितना हो गया? इन्फिनिटी। इसका मतलब डीसी करंट के लिए कैपेसिटिव रिएक्टेंस का वैल्यू क्या होता है? इन्फिनिटी। इसका मतलब किसी भी चार्ज्ड कैपेसिटर से करंट फ्लो नहीं होता, डीसी करंट इससे फ्लो नहीं होगा। अगर कोई कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है तो इससे डीसी करंट फ्लो नहीं होता, लेकिन एसी करंट फ्लो होता है। और यह मान लीजिए किसी एसी करंट के लिए एक्सी का वैल्यू 5 ओम है, क्योंकि एसी करंट की कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, तो जब होगी तो एक्सी का भी वैल्यू कुछ ना कुछ आएगा। जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा एक्सी का वैल्यू उतना कम होगा। इसका मतलब हाई फ्रीक्वेंसी एसी करंट इजीली पास होगा, जबकि लो फ्रीक्वेंसी एसी करंट के लिए कैपेसिटिव रिएक्टेंस अधिक होगा। जितना लो फ्रीक्वेंसी एक्सी का वैल्यू उतना ज़्यादा, और जितना हाई फ्रीक्वेंसी एक्सी का वैल्यू उतना कम। ठीक है, तो इस तरह से ये थर्ड पॉइंट हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसको आप अच्छे से समझ लें। रेसिस्टर में रेसिस्टेंस होता है, इंडक्टर में इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है, और कैपेसिटर में कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है। इंडक्टर में साथ ही साथ थोड़ा बहुत रेसिस्टेंस भी होता है, थोड़ा बहुत। अब देखिए रिएक्टेंस 2 तरह का हो गया। एक हो गया कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्सी, जो कैपेसिटर में होता है, और एक होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल। ध्यान रखिएगा, एक्सी को वेक्टर माना गया और एक्सएल को भी वेक्टर माना गया, और ये दोनों वेक्टर हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। ये जो रिएक्टेंस है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये जो रिएक्टेंस है, रेसिस्टेंस है, यहाँ पर अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर में ये सबको वेक्टर माना गया। ऐसे ये सब वेक्टर है नहीं, पर इसको माना गया ताकि इसको हम अच्छे से ऐड कर सकें।
तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस अपोजिट फेज में होते हैं, इसीलिए इसको हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में दिखाते हैं। तो अब दोनों रिएक्टेंस को जब ऐड करेंगे तो नेट रिएक्टेंस को हम x से डिनोट करेंगे। x का मतलब हो गया नेट रिएक्टेंस यानी कुल प्रतिघात। तो x का वैल्यू हो जाएगा, अब देखिए मान लीजिए xc बड़ा है और xl छोटा है, तो x का वैल्यू हो जाएगा xc माइनस xl। ये नेट रिएक्टेंस का फॉर्मूला है, इसको याद रखिए। नेट रिएक्टेंस का फॉर्मूला क्या हो गया, XC माइनस XL। मान लो XC का वैल्यू है 10 ओम और XL का वैल्यू है 6 ओम, तो नेट रिएक्टेंस कितना हो जाएगा 10 माइनस 6 बराबर 4 ओम। अगर ये बड़ा है XL बड़ा है तो मान लो ये 10 ओम है ये 6 ओम है, तो फिर भी 4 ओम होगा, लेकिन डायरेक्शन नीचे हो जाएगा। तब जो बड़ा होगा उसी के तरफ नेट रिएक्टेंस होगा। अगर XC बड़ा होगा तो नेट रिएक्टेंस ऊपर जाएगा, अगर XL बड़ा होगा तो नेट रिएक्टेंस नीचे जाएगा। यहाँ पर बिल्कुल वेक्टर वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है। दो तरह का रिएक्टेंस होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस। बोथ reactances are assumed to be vector quantity. Capacitive reactance is shown by a vector line pointing along positive y-axis, and inductive reactance is shown by a vector pointing along negative y-axis. The total reactance, or that is net reactance, x is equal to xc minus xl. अब यहाँ पर देखिए 5 नंबर पॉइंट में ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस है XC, ये इंडक्टिव रिएक्टेंस है XL, और ये R क्या है, रेसिस्टेंस है। ठीक है, ये तीनों है। इस तीनों को ऐड कैसे करेंगे, अब देखिए XC में XL घटा दो, तो XC में जब XL माइनस करेंगे, मान लीजिए XC बड़ा है और XL छोटा है, तो पहले इस दोनों को ऐड कर लो। तो इस दोनों को ऐड करके क्या मिलेगा, X। अगर XC बड़ा है और XL छोटा है, मान लो ये 10 ओम है, मान के चलिए ये 10 ओम है, ये 6 ओम है और ये 3 ओम है। अब यहाँ पर तीनों चीज़ है, रेसिस्टेंस भी है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी है, इंडक्टिव रिएक्टेंस भी है। इस तीनों को हम ऐड कैसे करेंगे, सबसे पहले हम रिएक्टेंस को ऐड करते हैं। कैपेसिटिव रिएक्टेंस में इंडक्टिव रिएक्टेंस घटाएंगे तो नेट रिएक्टेंस x आएगा। x का वैल्यू हो जाएगा XC माइनस XL, यानी 10 माइनस 6 4 ओम होगा, जो कि ऊपर की तरफ होगा, तो x का वैल्यू 4 ओम। और ये R है, R का वैल्यू 3 ओम, तो ये 3 ओम हो गया, ये 4 ओम हो गया, तो Z का वैल्यू कितना आ जाएगा, √3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर यानी 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए रेसिस्टेंस भी है, रिएक्टेंस भी है। इसको फेजर डायग्राम कहते हैं। क्या बोलते हैं, फेजर डायग्राम या इम्पीडेंस डायग्राम भी कहते हैं। फेजर डायग्राम या इम्पीडेंस डायग्राम। इस डायग्राम से आप इम्पीडेंस निकाल सकते हैं। इम्पीडेंस किसको कहते हैं, इम्पीडेंस का सिंबल है Z। Z का मतलब होता है इम्पीडेंस, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिबाधा, और इसका भी ऐसा यूनिट ओम होता है। तो देखिए मान लीजिए किसी सर्किट में रेसिस्टर भी है, कैपेसिटर भी है और इंडक्टर भी है। मान लीजिए कोई ऐसा सर्किट है, एसी सर्किट, जिसमें रेसिस्टर भी है, इंडक्टर भी है और कैपेसिटर भी है। ये तीनों एलिमेंट है और ये कनेक्टेड है किसी एसी वोल्टेज सोर्स से। अब ध्यान से देखिए, ये एक एसी सर्किट है। इस सर्किट में रेसिस्टर भी है, इंडक्टर भी है, कैपेसिटर भी है। तो जब करंट फ्लो होगा, तो करंट फ्लो होगा तो मान लीजिए रेसिस्टर की रेसिस्टेंस है 3 ओम, इसकी रेसिस्टेंस है 3 ओम, इंडक्टर का इंडक्टिव रिएक्टेंस है 6 ओम और कैपेसिटर का कैपेसिटिव रिएक्टेंस है 10 ओम। तो इस तीनों को ऐड कैसे करेंगे और इस तीनों को ऐड करने पर क्या मिलेगा, जरा सोचिए। 3 ओम, 6 ओम, 10 ओम, इसको ऐड कैसे करेंगे। तो इसको ऐड करने का ये तरीका है, ये फेजर डायग्राम, और इस तीनों को ऐड करके जो रिजल्टेंट आएगा उसका नाम इम्पीडेंस होगा। ये रेसिस्टेंस है और ये दोनों रिएक्टेंस है। तो सबसे पहले इस दोनों रिएक्टेंस को ऐड करो, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस को ऐड कर लेते हैं। तो नेट रिएक्टेंस कितना आएगा, 10 माइनस 6 4 ओम आएगा ऊपर की तरफ, चूंकि कैपेसिटिव रिएक्टेंस बड़ा है तो ऊपर जाएगा, अगर इंडक्टिव रिएक्टेंस बड़ा होगा तो नीचे जाएगा वेक्टर।
तो ये कितना आ गया, x बराबर एक्स सी माइनस एक्सएल, तो एक्स सी में एक्सएल घटा लेंगे तो ये कितना आ गया 4 ओम, और R की वैल्यू कितनी है 3 ओम। R को हमेशा x एक्सिस के अलोंग ही रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। XC को हमेशा पॉजिटिव y एक्सिस के अलोंग और XL को हमेशा नेगेटिव y एक्सिस के अलोंग। तो अब रेसिस्टेंस और रिएक्टेंस को जब ऐड करते हैं वेक्टर के तरीके से, तो रिजल्टेंट जो आएगा उसको इम्पीडेंस कहते हैं। यानी ये तीनों को जोड़ने पर जो मिलेगा दैट फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। तो इस सर्किट का टोटल इम्पीडेंस, ना आप रेसिस्टेंस बोलेंगे ना रिएक्टेंस बोलेंगे, क्योंकि ये रेसिस्टेंस है, ये इंडक्टिव रिएक्टेंस है, ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। तो रेसिस्टेंस और रिएक्टेंस को ऐड करके क्या मिलता है, इम्पीडेंस, जिसका सिंबल है जेड। और जेड का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। पाइथागोरस रूल लगाइए यहाँ पे। तो आर स्क्वायर प्लस एक्स का फॉर्मूला होता है एक्स सी माइनस एक्सएल, तो एक्स सी माइनस एक्सएल का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का वैल्यू हो गया 1 बाई ओमेगा सी, एक्सएल का वैल्यू हो गया ओमेगा एल होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हो गया आपका जेड का। तो जेड को हम लोग क्या कहते हैं, इम्पीडेंस। अब सीधा समझिए, किसी भी एसी सर्किट में पहले एसी सर्किट पहचानने का नियम है कि उसमें एक एसी वोल्टेज सोर्स जुड़ा हुआ रहेगा। जैसे डीसी सर्किट में एक बैटरी जुड़ा रहता था, वैसे ही एसी सर्किट में एक एसी वोल्टेज सोर्स जुड़ा हुआ रहेगा। इसको एसी जनरेटर भी कहते हैं। तो एसी सर्किट, किसी भी एसी सर्किट में जो टोटल करंट अपोजिंग प्रॉपर्टी होता है उसको हम लोग इम्पीडेंस कहते हैं। और इम्पीडेंस का भी ऐसा यूनिट क्या होगा, ओम। तो एक हो गया रेसिस्टेंस, इसका भी ऐसा यूनिट ओम। इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसका भी ऐसा यूनिट ओम। कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसका भी ऐसा यूनिट ओम। और सबको ऐड करके जो मिला इम्पीडेंस, उसका भी ऐसा यूनिट ओम। इम्पीडेंस जेड का फॉर्मूला याद रखना, इस डायग्राम को याद रखना। पहले एक्स सी और एक्सएल को ऐड कर लो तो ये हमेशा सब्ट्रैक्ट होता है, जिसको हम नेट रिएक्टेंस एक्स कहते हैं। अगर एक्सएल बड़ा होता, ये मान लो 10 ओम होता, ये 6 ओम होता, तो नेट रिएक्टेंस नीचे जाता। तो डायग्राम कुछ ऐसा होता, ये आर वेक्टर है, ये आपका एक्स वेक्टर होता, और ये इम्पीडेंस इधर जाता। तो इम्पीडेंस का फॉर्मूला क्या होता, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यही फॉर्मूला आता। पॉइंट नंबर 6 है, इन एनी एसी सर्किट, किसी भी एसी सर्किट में फाई इज द फेज डिफरेंस बिटवीन इंस्टेंटेनियस वोल्टेज ई एंड इंस्टेंटेनियस करंट आई। किसी भी एसी सर्किट में फाई क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज ई और इंस्टेंटेनियस करंट आई के बीच का फेज डिफरेंस होता है। इंस्टेंटेनियस वोल्टेज ई इज ऑलवेज टेकन अलोंग एक्स एक्सिस। इंस्टेंटेनियस वोल्टेज ई को हमेशा हम लोग एक्स एक्सिस के अलोंग लेते हैं। इंस्टेंटेनियस करंट आई इज ऑलवेज टेकन अलोंग जेड। ये जेड एक्सिस नहीं है, ये एक्चुअली जेड का मतलब हो गया इम्पीडेंस। पहले याद रखिए फाई क्या है। कोई पूछे फाई क्या है, तो फाई है फेज डिफरेंस। किसके बीच का, तो वोल्टेज और करंट के बीच का। कौन से वोल्टेज और कौन से करंट के बीच का, तो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज ई और इंस्टेंटेनियस करंट आई। यानी वोल्टेज और करंट, जब किसी सर्किट में हम वोल्टेज डालेंगे तो उसमें करंट फ्लो होगा, तो वोल्टेज और करंट के बीच का जो फेज डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड फाई। क्योंकि डीसी सर्किट में क्या होता है कि जब आप वोल्टेज देते हैं तो करंट फ्लो होता है। डीसी सर्किट में आप देखेंगे एक बैटरी रहता है जुड़ा हुआ, जब आप बैटरी कनेक्ट करते हैं तो करंट फ्लो होता है। तो वहां पर डीसी सर्किट में फेज डिफरेंस का लफड़ा नहीं होता, वहां पर क्या होता है, सेम फेज में सब कुछ होता है। लेकिन एसी सर्किट में ये फेज डिफरेंस का बड़ा प्रॉब्लम है। वोल्टेज किसी और फेज में रहेगा, करंट किसी और फेज में रहेगा। फेज में डिफरेंस होगा तो निश्चित रूप से क्या होगा कि कभी वोल्टेज मैक्सिमम होगा तो करंट मिनिमम हो जाएगा। फेज डिफरेंस होने से बहुत प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए फाई क्या है, फेज डिफरेंस।
चूंकि ये वेव बनाता है ना, मान लो ये एसी वोल्टेज है, तो एसी वोल्टेज का ग्राफ ऐसा होगा। आपने ऐसा एसी वोल्टेज लगाया और एसी करंट जो फ्लो हो गया वो इस तरह से आगे पीछे हो गया, इसका मतलब फेज में डिफरेंस आ गया। जिस समय वोल्टेज मैक्सिमम है, देखो यहाँ पर ये टॉप पॉइंट पर वोल्टेज मैक्सिमम है, उस समय देखिए करंट कितना है, मिनिमम। जिस समय वोल्टेज मिनिमम है उस समय देखिए करंट मैक्सिमम है, यही तो है फेज डिफरेंस। यहाँ पर π/2 का फेज डिफरेंस है। अगर दोनों सेम फेज में रहेगा तो कुछ इस तरह रहेगा, ये वोल्टेज है, ये एसी वोल्टेज है और ये एसी करंट है। देखिए आपको याद होगा वेव ऑप्टिक्स में हमने पढ़ाया था कि दो वेव सेम फेज में सुपरपोज करता है, कुछ उसी तरह का बात यहाँ पर है। ये एसी वोल्टेज भी एक वेव है, एसी करंट भी एक वेव है, दोनों अगर सेम फेज में है यानी फेज डिफरेंस 0 है तो इस तरह का ग्राफ होगा। इसका मतलब जिस समय वोल्टेज मैक्सिमम होगा करंट भी मैक्सिमम होगा, वोल्टेज घटेगा करंट भी घटेगा, वोल्टेज 0 होगा करंट भी 0 होगा। ये उस समय का ग्राफ है जिस समय दोनों के बीच का फेज डिफरेंस क्या हो, 0 हो। लेकिन अगर एसी वोल्टेज और एसी करंट के बीच का फेज डिफरेंस 90 होगा तो उसका मतलब ये हुआ कि वोल्टेज जब मैक्सिमम होगा करंट मिनिमम होगा और वोल्टेज जब मिनिमम होगा करंट मैक्सिमम होगा। तो इन एनी एसी सर्किट phi इज द फेज डिफरेंस बिटवीन इंस्टेंटेनियस वोल्टेज E एंड इंस्टेंटेनियस करंट I। phi किसके बीच का फेज डिफरेंस है, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज E एंड इंस्टेंटेनियस करंट I। इंस्टेंटेनियस वोल्टेज को वेक्टर माना गया है और इसका डायरेक्शन हमेशा एक्स एक्सिस के अलोंग लेंगे, यानी रेसिस्टेंस के अलोंग लेंगे। रेसिस्टेंस R को हम लोग एक्स एक्सिस के अलोंग लेते हैं, तो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज E को भी एक्स एक्सिस के अलोंग लेंगे, इंस्टेंटेनियस करंट I को भी हमेशा हम लोग इम्पीडेंस के अलोंग लेंगे। इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का इक्वेशन है E = E0 sin ω t। ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का इक्वेशन है, याद रखिए ये हमेशा ऐसा ही होता है। जबकि इंस्टेंटेनियस करंट का इक्वेशन है I = I0 sin ω t + phi। इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का ये इक्वेशन होगा, इंस्टेंटेनियस करंट का ये इक्वेशन होगा। अब देखिए साइन के अंदर जो एंगल है इसको फेज कहते हैं। यहां पर वोल्टेज का फेज है ω t और करंट का फेज है ω t + phi। इसका मतलब दोनों के फेज में डिफरेंस है phi का। phi क्या है, फेज डिफरेंस किसके बीच का, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज E, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज E एंड इंस्टेंटेनियस करंट I, इसके बीच का फेज डिफरेंस है phi। इंस्टेंटेनियस वोल्टेज E एंड इंस्टेंटेनियस करंट I दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना हो गया आपका, phi। अब यहाँ पर इस फेजर डायग्राम में देखिए ये XC वेक्टर है ऊपर, XL वेक्टर है नीचे, R वेक्टर है आगे, ठीक है। ये जो वोल्टेज है AC वोल्टेज ये किसके अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग। ये जो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है AC वोल्टेज इसको हमेशा हम एक्स एक्सिस के अलोंग लेंगे। और ये जो इम्पीडेंस है Z, ये आपका X क्या है, नेट रिएक्टेंस, ये ऊपर भी हो सकता है। अगर XC बड़ा है XL से तो X क्या होगा, ऊपर। अगर XL बड़ा होगा XC से तो X क्या जाएगा, नीचे। और ये Z क्या है, टोटल इम्पीडेंस। तो ये जो वेक्टर Z है, वेक्टर Z के अलोंग ही आपका इंस्टेंटेनियस करंट होता है। और ये इंस्टेंटेनियस करंट और ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज के बीच जो एंगल देख रहे हैं इस एंगल को हम phi कहते हैं, यही है फेज डिफरेंस। तो यहाँ पर चूंकि करंट आगे है और वोल्टेज पीछे है तो यहाँ पर करंट लीड कर रहा है, लीड कर रहा है मतलब आगे है। अगर करंट लीड कर रहा है इसका मतलब करंट वेक्टर आगे है, वोल्टेज वेक्टर पीछे है।
अगर करंट लैग करेगा इसका मतलब अगर ये एक्स वेक्टर नीचे होता तो जेड वेक्टर इधर होता, तो वेक्टर आई इधर होता, तो फाई नीचे होता, तो इसका मतलब करंट पीछे होता इस वोल्टेज से। तो अगर ये जेड वेक्टर फोर्थ क्वाड्रेंट में हो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो जब भी जेड वेक्टर फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो करंट वेक्टर भी फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। इसका मतलब करंट क्या हो जाता, लैग करता। लैग करेगा मतलब पीछे हो गया करंट। अगर हम कहते हैं करंट लीड्स वोल्टेज थ्रू 30 डिग्री, यानी करंट जो है वोल्टेज से 30 डिग्री आगे है, इसका मतलब ये 30 डिग्री आगे है, इसका मतलब एक्सी बड़ा है एक्सएल से। जब भी करंट लैग जब करेगा तो एक्स नीचे होगा। ऐसा तब होता लैग जब एक्सएल बड़ा होगा, और ये जेड के अलोंग आई वेक्टर होगा, इसको तब फाई कहेंगे। तो जब करंट लैग होगा तो फाई निगेटिव होगा, जब करंट लीड करेगा फाई पॉजिटिव होगा। इसका मतलब इस फाई का वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ सकता है। अब देखिए टेन फाई का फॉर्मूला, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में टेन फाई का फॉर्मूला हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर है एक्स और बेस है आर। या नीचे वाले राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए टेन फाई का फॉर्मूला होगा एक्स बाय आर। तो एक्स बाय आर करेंगे, एक्स क्या है, नेट रिएक्टेंस, जिसका वैल्यू होगा एक्सी माइनस एक्सएल बाय आर। अब देखो अगर एक्सी बड़ा होगा एक्सएल से तो इसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा। अगर एक्सएल बड़ा होगा एक्सी से तो ये निगेटिव आ जाएगा, इसका मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा। इसका मतलब करंट लैग करेगा। तो याद रखिएगा, कोई भी एसी सर्किट हो, किसी भी एसी सर्किट में वोल्टेज का हम लोग ये इक्वेशन लेंगे, करंट का ये इक्वेशन लेंगे, फाई का वैल्यू निकाला जाएगा इस इक्वेशन से, या इस डायग्राम से आप फाई का वैल्यू निकाल लें। अगर आप देखेंगे एसी सर्किट में कि एक्सी बड़ा है एक्सएल से, तब तो फाई ऊपर आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर एक्सएल बड़ा एक्सी से तो फाई निगेटिव आएगा। अब देखिए एसी सर्किट कई प्रकार के होते हैं। एसी सर्किट कई प्रकार के होते हैं। जैसे एक टाइप है प्योरली रेसिस्टिव सर्किट। प्योरली रेसिस्टिव सर्किट उस एसी सर्किट को कहते हैं जिसमें केवल रेसिस्टर हो। नाम क्या है इसका, प्योरली रेसिस्टिव सर्किट। इसका मतलब वैसा एसी सर्किट जिसमें केवल रेसिस्टर हो, उसको हम प्योरली रेसिस्टिव सर्किट कहते हैं। प्योरली इंडक्टिव सर्किट, वैसा एसी सर्किट जिसमें केवल इंडक्टर हो, उसको प्योरली इंडक्टिव सर्किट कहते हैं। प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, वैसा एसी सर्किट जिसमें कैपेसिटर अटैच हो या कैपेसिटर लगा हो, उसको प्योरली कैपेसिटिव सर्किट कहते हैं। अब यहां पर देखिए ये डायग्राम को, ये एसी वोल्टेज है, तो एसी वोल्टेज किधर होगा, एक्स एक्सिस के अलोंग, ये ई। और ये जो रेसिस्टर है इस सर्किट में केवल आर है, तो इसका मतलब इम्पीडेंस जेड का वैल्यू आर आएगा। इम्पीडेंस का फॉर्मूला क्या होता है, इम्पीडेंस जेड बराबर होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स का फॉर्मूला होता है एक्सी माइनस एक्सएल। अगर इस फार्मूला के मदद से हम जेड का मान निकालें तो ध्यान से देखिए, ये जो एसी सर्किट है इसमें केवल रेसिस्टर है, तो आर के जगह हम आर स्क्वायर लिखेंगे, प्लस इसमें तो ना इंडक्टर है ना कैपेसिटर है, इसका मतलब एक्सी का वैल्यू 0 और एक्सएल का भी वैल्यू 0, तो ये 0 माइनस 0 स्क्वायर, तो ये तो 0 हो गया। तो सॉल्व करके क्या आ गया, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, सॉल्व करके आर आएगा। इसका मतलब इस सर्किट का इम्पीडेंस आर है, और आर को हमेशा एक्स एक्सिस के अलोंग दर्शाते हैं, तो ये वेक्टर आर जो है ये किधर चला जाएगा, एक्स एक्सिस के अलोंग, और यही हो गया जेड। और जिधर जेड होगा उसी के अलोंग करंट होगा, और वोल्टेज को हमेशा एक्स एक्सिस के अलोंग दिखाते हैं। तो सबसे पहले आप दो एक्सिस खींचिए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। दोनों एक्सिस खींचने के बाद वोल्टेज हमेशा एक्स एक्सिस पर दिखाइए। उसके बाद इम्पीडेंस का वैल्यू देखिए क्या है, आर, तो आर को किधर दिखाते हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग, यही हो गया इम्पीडेंस जेड। अब इसी के अलोंग करंट भी होगा, जिधर इम्पीडेंस उधर करंट,
इसका मतलब करंट और वोल्टेज दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसका मतलब फेज डिफरेंस फाई कितना आ गया 0। यानी प्योरली रेसिस्टिव सर्किट में वोल्टेज और करंट सेम फेज में फ्लो होता है। प्योरली रेसिस्टिव सर्किट में वोल्टेज और करंट सेम फेज में होता है, यानी जिस समय वोल्टेज यहां मैक्सिमम होगा, चूंकि एसी वोल्टेज लगातार बदलता है उसी तरह जैसे एसी करंट लगातार बदलता है, तो जिस समय एसी वोल्टेज मैक्सिमम होगा तो एसी करंट भी मैक्सिमम होगा, एसी वोल्टेज मिनिमम होगा एसी करंट भी मिनिमम होगा। आप यहां से भी चेक कर सकते हैं। इस सर्किट के लिए एक्सी का वैल्यू कितना है 0, ना तो इसमें कैपेसिटर है ना इंडक्टर है, तो एक्सी भी 0 हो गया, एक्सएल भी 0 हो गया, और आर का वैल्यू कुछ होगा, मान लो 5 ओम है 10 ओम है कुछ भी है, तो 0 माइनस 0 बाय आर कितना आ जाएगा 0, तो 10 फाई 0 आ गया, इसका मतलब फाई भी 0 आएगा। तो प्योरली रेसिस्टिव सर्किट के लिए याद रखिए फाई का वैल्यू 0 डिग्री होता है, इसका मतलब करंट और वोल्टेज सेम फेज में होता है। सेकेंड है प्योरली इंडक्टिव सर्किट। वैसा ऐसी सर्किट जिसमें केवल इंडक्टर कनेक्ट हो उसको हम प्योरली इंडक्टिव सर्किट कहते हैं। और इस सर्किट के लिए यहां पर देखिए केवल इंडक्टर है, ना तो रेसिस्टर है ना कैपेसिटर है, केवल इंडक्टर है, यानी केवल एक्सएल है। अब जेड का वैल्यू निकालिए, जेड का फॉर्मूला ये होता है, यहां पर आर है ही नहीं यानी आर का वैल्यू 0 डालिए, एक्सी है ही नहीं, एक्सी का भी वैल्यू 0 डालिए, तो 0 स्क्वायर प्लस 0 माइनस एक्सएल होल स्क्वायर, सॉल्व करने पर क्या आएगा एक्सएल। इसका मतलब प्योरली इंडक्टिव सर्किट का जो इंपिडेंस होगा वो एक्सएल होगा। तो प्योरली इंडक्टिव सर्किट का जो इंपिडेंस होता है वो एक्सएल होता है। अब हम लोग फेजर डायग्राम कैसे खींचेंगे, तो सबसे पहले दो एक्सिस खींचेंगे, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस। सबसे पहले वोल्टेज को दिखाइए एक्स एक्सिस पर, और अब करंट तो इंपिडेंस के अलॉन्ग होता है, और इंपिडेंस का वैल्यू कितना है एक्सएल, जेड का वैल्यू है एक्सएल। अब एक्सएल किधर होता है, एक्सएल तो निगेटिव वाई एक्सिस पे होता है, इसका मतलब निगेटिव वाई एक्सिस पे जेड चला गया। अब जिधर जेड होगा उधर ही करंट होगा, इसका मतलब इसी डायरेक्शन में करंट है और इस डायरेक्शन में वोल्टेज है, इसका मतलब करंट यहाँ पीछे है वोल्टेज आगे है, यानी फाई का वैल्यू -90 हो गया। वोल्टेज और करंट के बीच का जो एंगल है फाई दैट इज -90। ये आप यहां से भी निकाल सकते हैं, एक्सी का वैल्यू कितना 0 माइनस एक्सएल बाय आर का भी वैल्यू कितना है 0, तो माइनस एक्सएल बाई 0, इसका मतलब माइनस इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी हो गया, इसका मतलब फाई का वैल्यू -90 क्योंकि 1090 इन्फिनिटी होता है। तो प्योरली इंडक्टिव सर्किट के लिए याद रखिएगा कि करंट जो होता है वो वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे होता है, इसका मतलब जब वोल्टेज मैक्सिमम करंट मिनिमम, जब वोल्टेज मिनिमम करंट मैक्सिमम। क्या याद रखिएगा, प्योरली रेसिस्टिव सर्किट में करंट वोल्टेज सेम फेज में होता है, प्योरली इंडक्टिव सर्किट में करंट वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे होता है फेज में। अब देखिए प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, वैसा ऐसी सर्किट जिसमें केवल कैपेसिटर कनेक्ट हो उसको प्योरली कैपेसिटिव सर्किट कहते हैं। तो यहां पर जो एसी सर्किट है, इस एसी सर्किट को हम प्योरली कैपेसिटिव सर्किट कहेंगे। इसका इंपिडेंस कितना आएगा एक्सी, जेड बराबर एक्सी क्योंकि केवल एक्सी है। अब यहां पर वाई एक्सिस प्लॉट करिए, एक्स एक्सिस खींचिए, एक्स एक्सिस पर वोल्टेज दिखा दीजिए, जेड का वैल्यू एक्सी है तो जेड बराबर एक्सी लिख दीजिए, ठीक। करंट को किधर दिखाएंगे, करंट को जेड के लॉन्ग दिखाएंगे, यानी इधर करंट वेक्टर होगा इधर वोल्टेज वेक्टर होगा, दोनों के बीच का एंगल कितना है 90। इसका मतलब करंट जो है वो वोल्टेज से 90 डिग्री क्या है फेज में आगे है, फाई इक्वल टू +90 आ रहा है, इसका मतलब करंट जो है वो वोल्टेज से 90 डिग्री फेज में क्या है आगे, और इसमें क्या है करंट वोल्टेज से 90 डिग्री फेज में क्या है पीछे, और यहां पर क्या है करंट और वोल्टेज सेम फेज में। अब देखिए क्या है एलसीआर सीरीज सर्किट। एलसीआर सीरीज सर्किट होता है अगर किसी एसी सर्किट में कैपेसिटर भी हो,
रेसिस्टर भी हो, इंडक्टर भी हो, और ये तीनों सीरीज में कनेक्टेड हो, तो ऐसे एसी सर्किट को LCR सीरीज सर्किट कहते हैं। इसमें देखिए कैपेसिटर भी है, इंडक्टर भी है, रेसिस्टर भी है, तो इस तरह के एसी सर्किट को हम क्या कहेंगे? LCR सीरीज सर्किट। और इस सर्किट में XC भी है, XL भी है, R भी है। जब सबको ऐड करेंगे तो इम्पीडेंस Z इधर आएगा। मान लो XC बड़ा है XL से, और अगर XL बड़ा है XC से तो इम्पीडेंस Z नीचे आएगा। ये फाई हो गया, 10 फाई का वैल्यू हो जाएगा X/R। यहाँ पर करंट और वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस कुछ आएगा। अगर प्योरली कैपेसिटिव सर्किट होगा तो वहाँ पर करंट लीड करेगा वोल्टेज से 90 डिग्री। प्योरली इंडक्टिव में करंट लैग करता है वोल्टेज से 90 डिग्री, और प्योरली रेसिस्टिव में दोनों सेम फेज में होता है। LCR सीरीज सर्किट में कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकता है। अगर तीनों चीज कनेक्ट है, सीरीज में कनेक्ट है, L भी है, C भी है, R भी है, तीनों सीरीज में कनेक्ट है, तो यहाँ पर करंट वोल्टेज से लीड भी कर सकता है, करंट वोल्टेज से लैग भी कर सकता है, फाई पॉजिटिव भी आ सकता है, फाई निगेटिव भी आ सकता है। ठीक है, कुछ भी आ सकता है। एक होता है रेजोनेंट LCR सीरीज सर्किट। तो LCR सीरीज सर्किट वैसा सर्किट हो गया जिसमें तीनों कंपोनेंट हो, इंडक्टेंस भी हो, इंडक्टर भी हो, कैपेसिटर भी हो, रेसिस्टर भी हो। लेकिन रेजोनेंट LCR सीरीज सर्किट उसको कहते हैं कि वैसा LCR सीरीज सर्किट जिसमें XC और XL इक्वल हो जाए, उसको हम रेजोनेंट LCR सीरीज सर्किट कहते हैं। यानी वैसा LCR सीरीज सर्किट, वैसा LCR सीरीज सर्किट जिसमें XC और XL क्या हो जाए? इक्वल। तो जरा सोचिए, XC और XL अगर बराबर होगा तो ये दोनों कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। इसका मतलब X का वैल्यू 0 हो जाएगा, इसका मतलब Z का वैल्यू R आएगा, क्योंकि Z का फॉर्मूला होता है √R² प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर। अब जरा सोचो, XC का वैल्यू 5 ओम है, XL का भी वैल्यू 5 ओम है, और R का वैल्यू है 5 ओम। तो यहाँ पर XC और XL क्या है? बराबर। या मान लो R का वैल्यू 6 ओम है, तो XC और XL क्या है? इक्वल। तो यहाँ पर देखो XC माइनस XL यानी 5 माइनस 5, रिएक्टेंस तो 0 हो जाएगा, यानी इम्पीडेंस की वैल्यू R के बराबर होगी। ये एक तरह से प्योरली रेसिस्टिव सर्किट के जैसा व्यवहार करेगा। तो जैसे प्योरली रेसिस्टिव सर्किट के लिए फाई का वैल्यू 0 आता है, वैसे ही रेजोनेंट LCR सीरीज सर्किट के लिए भी फाई का वैल्यू 0 आएगा। तो किसको कहेंगे रेजोनेंट LCR सीरीज सर्किट? वैसा LCR सीरीज सर्किट जिसमें XC और XL इक्वल होता है, उसको रेजोनेंट LCR सीरीज सर्किट कहते हैं, और इसके लिए फाई 0 डिग्री होता है। अब चलिए लिखना स्टार्ट करिए। टॉपिक यहां से स्टार्ट है, सिंपल एसी सर्किट, सामान्य प्रत्यावर्ती धारा परिपथ। फर्स्ट पॉइंट है, अ रेसिस्टर इन एन एसी सर्किट। एसी परिपथ में एक प्रतिरोधक। ये हिंदी मीडियम का है, इसलिए पहले हिंदी मीडियम के बच्चे लिख लीजिए, बाद में इंग्लिश मीडियम दिखाते हैं। तो ये जो एसी सर्किट है, ध्यान से देखिए, इस सर्किट में एक एसी वोल्टेज सोर्स है और एक रेसिस्टर है। इसका मतलब ये जो सर्किट है ये प्योरली रेसिस्टिव सर्किट है। ठीक, वोल्टेज का इक्वेशन आपको हमेशा यही लिखना है, E बराबर E0 साइन ओमेगा टी। करेंट का जो इक्वेशन आता है वो क्या आता है? I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई, लेकिन फाई का वैल्यू 0 होगा क्योंकि प्योरली रेसिस्टिव सर्किट है। अब कैसे 0 होगा, क्या होगा, सब कुछ देखिए। यहाँ पर जो रेसिस्टर है, इसका दोनों एंड, यहाँ पर जो वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यहाँ पर वो पोटेंशियल डिफरेंस E के बराबर होगा। अब जब भी किसी रेसिस्टर से करंट फ्लो होता है I, तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है? IR।
जितना डिफरेंस आएगा उतना ही ये वोल्टेज खाता है, यानी E इक्वल टू आई आर, ऐसा हम लिख सकते हैं। इस रेसिस्टर R से I एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, तो ये कितना वोल्टेज खाएगा आई आर, और इसको मिल कितना रहा है E, इसका मतलब E बराबर आई आर। अब E का वैल्यू बैठाइए, E नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू आई आर। आई का वैल्यू कितना मिल जाएगा, E नॉट, इस R को नीचे डाल दो, E नॉट बाय आर साइन ओमेगा टी। E नॉट बाय आर को हम आई नॉट मान लेते हैं, तो I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। इस आई नॉट को पीक करंट कहते हैं, याद होगा, ये पीक करंट है। तो पीक करंट का फॉर्मूला होता है पीक वोल्टेज बाय रेसिस्टेंस। पीक करंट का फॉर्मूला होता है पीक वोल्टेज बाय इम्पीडेंस। एक्चुअली यहाँ इम्पीडेंस होता है, लेकिन इस सर्किट के लिए इम्पीडेंस है R, क्योंकि केवल R ही कनेक्ट है। तो यहाँ पर याद रखिएगा पीक करंट, क्योंकि ओम्स लॉ पढ़े होंगे, करंट बराबर होता है वोल्टेज बाय रेसिस्टेंस। तो अब ऐसे याद रखिए पीक करंट आई नॉट, पीक करंट आई नॉट इज इक्वल टू पीक वोल्टेज ई नॉट बाई इम्पीडेंस आर। तो ये आई नॉट को बोलते हैं पीक करंट या पीक वैल्यू। अब यहाँ पर इक्वेशन आ गया आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब देखिए वोल्टेज का इक्वेशन है ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट का इक्वेशन है आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ पर ओमेगा टी को क्या कहेंगे, फेज, और यहाँ पर जो ओमेगा टी है ये भी फेज है। तो दोनों में फेज डिफरेंस कितना है, 0 का, यानी दोनों सेम फेज में है। वोल्टेज और करंट दोनों क्या है, सेम फेज में है। अतः एक प्रतिरोधक में आरोपित विभव E तथा उत्पन्न धारा I सेम फेज में होते हैं। इसलिए रेसिस्टर में क्या होता है, जो अप्लाइड वोल्टेज E होता है और जो अप्लाइड करंट I होता है, दोनों सेम फेज में होता है। किसी भी रेसिस्टर में अप्लाइड वोल्टेज E और करंट सेम फेज में होता है, इसलिए दोनों को, चूंकि वोल्टेज को एक्स एक्सिस के अलोंग दिखाते हैं और इम्पीडेंस Z का वैल्यू R है, और R को हम लोग एक्स एक्सिस के अलोंग लेते हैं, और जिधर इम्पीडेंस होगा उधर ही करंट होगा। करंट वोल्टेज सेम फेज में होता है, इसलिए फाई 0 होता है। तो प्योरली रेसिस्टिव सर्किट में क्या होता है, जो अप्लाइड वोल्टेज है और जो रिजल्टिंग करंट है वो दोनों सेम फेज में होते हैं। सेकेंड है एसी परिपथ में एक प्रेरक। ये एसी सर्किट है, ये प्योरली इंडक्टिव सर्किट है, क्योंकि इस सर्किट में केवल इंडक्टर जुड़ा हुआ है। ये एसी वोल्टेज का इक्वेशन है E बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब इससे करंट फ्लो हो रहा आई का वैल्यू कितना होगा ये कैसे निकालेंगे। तो अब जानते हैं किसी भी इंडक्टर के दोनों टर्मिनल पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जिसको इंड्यूस्ड वोल्टेज E कहते हैं, तो E का फॉर्मूला होता है डी फाई बाई डी टी। इंड्यूस्ड EMF का फॉर्मूला होता है डी फाई बाई डी टी। किसी भी इंडक्टर से जब एसी करंट फ्लो होता है तो उसमें एक वोल्टेज इंड्यूस होता है, क्योंकि फ्लक्स लगातार चेंज होता है। फ्लक्स चेंज होने से वोल्टेज आएगा, उस वोल्टेज का फॉर्मूला होता है डी फाई बाई डी टी। लेकिन फाई बराबर बताए थे एल आई होता है, जिसमें एल बाहर आ जाता है तो डी आई बाई डी टी। तो यह जो वोल्टेज है और यह जो वोल्टेज है, ये दोनों हमेशा इक्वल होता है। इंड्यूस्ड वोल्टेज और अप्लाइड वोल्टेज किसी भी टाइम इक्वल होता है, यानी इंडक्टर के दोनों टर्मिनल पर कितना वोल्टेज आ रहा है E, और ऐसे कितना इंड्यूस होता है E, दोनों वोल्टेज इक्वल होता है। तो कैपिटल E इज इक्वल टू स्मॉल ई। अब स्मॉल ई का वैल्यू होता है डी फाई बाई डी टी। इंड्यूस्ड EMF का फॉर्मूला होता है रेट ऑफ फ्लक्स चेंज, और बताए थे किसी भी इंडक्टर का इंडक्टेंस अगर L है तो फाई इक्वल टू होता है L इंटू आई। जहाँ L कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा तो डी आई बाई डी टी। ये सब आपका EMI वाले टॉपिक में हो गया। तो E बराबर कैपिटल E इक्वल टू स्मॉल ई। स्मॉल ई का वैल्यू है एल डी आई बाई डी टी। यहाँ से आपको I का वैल्यू निकालना है, तो सबसे पहले डी आई को अलग कर दो। E के जगह वैल्यू डालेंगे ई नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। ये E का वैल्यू डाल दिए ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब यहाँ से डी आई को इधर कर रहने दो, डी टी को उठा के इधर करो तो क्या हो जाएगा, ई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी, और एल को उठा के नीचे डाल दो तो ई नॉट बाई एल साइन ओमेगा टी डी टी। ठीक, इधर डी आई हो गया। अब दोनों को इंटीग्रेट करेंगे।
तो डी आई का इंटीग्रेशन हो गया आई, ई नॉट बाई एल कॉन्स्टेंट है, बाहर निकल गया ई नॉट बाई एल। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कॉस ओमेगा टी। अब यहां पर देखिए कॉस ओमेगा टी को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस ओमेगा टी, ऐसे समझिए ये कॉस थीटा है, कॉस थीटा को लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा। अब इस माइनस को अगर हम अंदर डाल दें तो ये क्या हो जाएगा साइन, ये माइनस अगर अंदर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो साइन ओमेगा टी अब माइनस π/2 हो जाएगा। और ये ई नॉट बाई ओमेगा एल, ध्यान से देखिए इसको हम आई नॉट कहेंगे, तो आई का फॉर्मूला मिल गया आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/2, जहाँ आई नॉट को क्या कहेंगे पीक करंट। तो क्लियर है कि एसी वोल्टेज का इक्वेशन क्या है, यहाँ पर देखिए ये एसी वोल्टेज है जो हमने अप्लाई किया था इंडक्टर पे, और उससे जो करंट फ्लो हो रहा है उसका इक्वेशन ये आ गया। तो साफ है कि इसका जो फेज है ओमेगा टी और इसका फेज है ओमेगा टी माइनस π/2, इसका मतलब यह जो है फेज में पीछे रह गया कितना π/2। तो जब भी किसी इंडक्टर से करंट फ्लो होता है तो वो वोल्टेज से 90 डिग्री फेज में पीछे रहता है। यहां पर आई नॉट पीक करंट है, तो पीक करंट का फॉर्मूला होता है पीक वोल्टेज, पीक वोल्टेज मतलब मैक्सिमम वोल्टेज, तो मैक्सिमम वोल्टेज है ई नॉट। अब बाई इम्पीडेंस, तो इम्पीडेंस का वैल्यू क्या होगा ओमेगा एल, क्योंकि पीक करंट का फॉर्मूला होता है पीक वोल्टेज बाय इम्पीडेंस, तो जेड का वैल्यू यहाँ एक्सएल होगा और एक्सएल का वैल्यू क्या होता है ओमेगा एल, तो ई नॉट बाय ओमेगा एल। यहां ओमेगा एल प्रतिरोध की तरह व्यवहार करता है। ओमेगा एल कैसा बिहेव करता है प्रतिरोध की तरह, इसे इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल कहा जाता है। एक्सएल का वैल्यू हो गया ओमेगा एल, इसका ऐसा यूनिट ओम होता है। स्पष्ट है कि उत्पन्न धारा आई आरोपित विभव ई से फेज में π/2 पीछे है, तो यह जो करंट है यह वोल्टेज से फेज में कितना है 90 डिग्री पीछे है। तो याद रखिएगा इंडक्टर में क्या होता है करंट जो होता है वोल्टेज से 90 डिग्री फेज में पीछे होता है। एक कैपेसिटर इन एन एसी सर्किट, एसी परिपथ में एक संधारित्र, ये कैपेसिटर है, ये एसी वोल्टेज है, ये प्योरली कैपेसिटिव सर्किट है, इससे करंट फ्लो होगा। अब करंट का क्या वैल्यू होगा ये देखिए, तो अगर करंट फ्लो होगा तो ये कैपेसिटर कुछ ना कुछ चार्ज होगा, मान लेते हैं इसके प्लेट पर कितना चार्ज है Q, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा V इक्वल टू Q/C होता है। जैसे ही करंट फ्लो होगा I तो यह प्लेट चार्ज होगा, मान लेते हैं इस प्लेट पर चार्ज है +Q और इस प्लेट पर चार्ज है -Q, तो यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस V होगा V इक्वल टू फॉर्मूला होता है Q/C, तो ये V का वैल्यू E के बराबर होगा, तो हम लिखेंगे E इक्वल टू Q/C यानी Q इक्वल टू CE। अब इस E का वैल्यू डाल दो E नॉट साइन ओमेगा टी, तो E के जगह E नॉट साइन ओमेगा टी Q का वैल्यू। अब Q को डिफ्रेंशिएट करो टाइम के रिस्पेक्ट में, तो dQ/dt, इधर भी टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन होगा, तो ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट तो बाहर ही रह जाएगा CE नॉट। साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी को जब डिफ्रेंशिएट करिएगा टाइम के रिस्पेक्ट में तो होगा ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी। अब देखिए dQ/dt को हम I कहते हैं यानी करंट कहते हैं, तो I बराबर क्या मिल गया CE नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी। I बराबर मिल गया CE नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी, और कॉस ओमेगा टी को लिखेंगे साइन 90 प्लस ओमेगा टी, यानी साइन 90 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा। ई नॉट सी ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस π/2। I इक्वल टू आई नॉट, ये जो टर्म है इसको हम आई नॉट मान लेते हैं, इस टर्म को क्या मान लेते हैं आई नॉट,
साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, जहां आई नॉट का वैल्यू क्या हो गया, ई नॉट सी ओमेगा। ई नॉट सी ओमेगा को इस तरह लिख सकते हैं, ई नॉट बाई 1/ओमेगा सी, और 1/ओमेगा सी को क्या कहते हैं, एक्स सी। तो ई नॉट बाई एक्स सी आई नॉट, इसको पीक वैल्यू कहते हैं। यहां 1/ओमेगा सी प्रतिरोध की तरह व्यवहार करता है, इसे कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्सी कहते हैं। एक्सी का वैल्यू हो गया 1/ओमेगा सी, इसका एसआई यूनिट ओम होता है। स्पष्ट है कि उत्पन्न धारा आरोपित विभव ई से फेज में 90 डिग्री आगे है, तो ये जो करेंट होगा ये वोल्टेज से 90 डिग्री फेज में आगे होगा। तो याद हो गया, रेसिस्टर में क्या होता है, प्योरली रेसिस्टिव सर्किट में वोल्टेज करंट सेम फेज में होता है, प्योरली इंडक्टिव सर्किट में करंट 90 डिग्री पीछे होता है वोल्टेज से, और प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में करंट, ये जो करंट है ये वोल्टेज से 90 डिग्री आगे होता है। यहां पर देख सकते हैं करंट का जो इक्वेशन मिला है, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, फाई का वैल्यू कितना आ गया, +90। इसका मतलब करंट वोल्टेज से 90 डिग्री आगे है। आई नॉट बराबर होता है ई नॉट बाई जेड, जेड का वैल्यू यहाँ एक्स सी होगा क्योंकि सर्किट में केवल कैपेसिटर है। एक्स सी का वैल्यू 1/ओमेगा सी, 1/ओमेगा सी ऊपर जाएगा तो ई नॉट सी ओमेगा हो जाएगा। अब है एसी वोल्टेज अप्लाइड टू ए सीरीज एलसीआर सर्किट। ये एलसीआर सर्किट सीरीज में है, यहाँ पर देखिए इंडक्टर भी है, कैपेसिटर भी है, रेसिस्टर भी है, और तीनों सीरीज में कनेक्ट है किससे, एसी वोल्टेज सोर्स से। तो करंट तो फ्लो होगा, तो करंट जो फ्लो होगा उसका वैल्यू क्या मिलेगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। वोल्टेज का तो वैल्यू फिक्स है, ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी, लेकिन करंट का वैल्यू मिलेगा आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, जहां आई नॉट पीक करंट है। पीक करंट का फॉर्मूला होता है पीक वोल्टेज बाय इंपीडेंस, इस सर्किट का जो भी इंपीडेंस होगा। ये फेजर डायग्राम या इंपीडेंस डायग्राम है, प्रतिबाधा परिपथ, ये देख रहे हैं, क्लियर होगा। यहाँ पर इंपीडेंस का वैल्यू मिल गया अंडर रूट, ये जो जेड है वेक्टर जेड बराबर होगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स का वैल्यू होता है एक्स सी माइनस एक्सएल होल स्क्वायर। एक्स सी बराबर हो गया 1/ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल स्क्वायर, इसको इंपीडेंस कहते हैं। टेन फाइव बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बाय आर, एक्स का मतलब एक्स सी माइनस एक्सएल बाय आर। फाई को क्या कहते हैं, फाई को ई तथा आई के बीच का कलांतर यानी फेज डिफरेंस कहते हैं। फाई को क्या कहते हैं, ई और आई, इस दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कहते हैं। अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे, टॉपिक यहां से स्टार्ट है, सिंपल एसी सर्किट। पहला मैंने बताया था ए रेसिस्टर इन एन एसी सर्किट, इसको लिखिए।
सेकेंड लिखिए एन इंडक्टर इन एन एसी सर्किट। और थर्ड लिखिए अ कैपेसिटर इन एन एसी सर्किट। AC वोल्टेज अप्लाइड टू ए सीरीज LCR सर्किट। ये सीरीज LCR सर्किट है, इसमें AC वोल्टेज अप्लाई हुआ है। फाई इज कॉल्ड फेज डिफरेंस बिटवीन ई एंड आई। तो यहाँ सीरीज LCR सर्किट तक हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रेजोनेंस पढ़ेंगे, रेजोनेंट LCR सीरीज सर्किट। ठीक है, थैंक यू।